जब आपातकाल के बाद रायबरेली ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। 83 में इंदिरा जी एक परंपरा यहाँ चलाती थी कि प्रतिवर्ष यहाँ पर एक जगह है फील्ड हॉस्टल, वहाँ पर वो एक विकास गोष्ठी करती थी। जनता दल यू के दफ्तर में, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में राजनारायण का फोटो टांगा जाता है, लेकिन इन बड़ी पार्टियों के बड़े नेता राजनारायण के परिवार का हाल लेने नहीं जाते। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उसमें इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध कर दिया। इंदिरा गांधी का निर्वाचन जब अवैध हो गया, वो सांसद नहीं रह गई तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी। 25 जून को जब उस दौरान लगा आपातकाल, तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? देश की सबसे चर्चित सीट रायबरेली, जहाँ से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार का जो गढ़ कहा जाता है। और जब आप बात करते हैं देश के इतिहास की, तो रायबरेली जो इंदिरा गांधी से बहुत जुड़ा रहा, फिरोज गांधी से बहुत जुड़ा रहा, और देश की जो राजनीति थी, रायबरेली ने देश की राजनीति पर बहुत बड़े छाप छोड़े, बहुत गहरे छाप छोड़े। आपातकाल का वो दौर, उसके बाद यहाँ से कई प्रधानमंत्री चुने गए, और ऐसे कहा जाता है कि यहाँ के आसपास की जो सीटें हैं, वो रायबरेली जो लोकसभा सीट है, वो उस पर कांग्रेस का प्रभाव हमेशा से रहा है। हमारे साथ चंदापुर स्टेट के छोटे राजा जी हैं, हर्षेंद्र सिंह जी। आप यहाँ पे आएंगे तो आप सबसे ज़्यादा चर्चा इनकी सुनेंगे, क्योंकि जो राजनीति कहा जाता है, हालांकि अभी ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति तय होती है जब आप आएंगे चंदापुर स्टेट के छोटे राजा के इस गढ़ में, तो यहीं से शुरू होती है और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभाव रायबरेली पर ही पड़ता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आभार आपका, बहुत आभार। पहले आप मुझे जानकारी मिली कि आप जनता दल से थे, कैसे शुरुआत, आप पहले राजनीति में थे, उसके बारे में बताइए। 1971 से राजनारायण जी रायबरेली से इंदिरा जी के विरुद्ध चुनाव लड़ना प्रारंभ किए। आप जनता दल अपनी ही पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, और वो हमारे आवास पर ही रहते थे। तो बहुत बचपन से उनका सानिध्य मिला, तो विचारधारा में एक समाजवाद समाहित हो गया, और धीरे धीरे मैं जनता पार्टी का हिस्सा बन गया। मेरी शुरुआत 1983 में हुई। मैं छात्र जनता का अध्यक्ष बना, और उसके बाद फिर युवा जनता का अध्यक्ष बना, और 87 में आकर के जब वीपी सिंह बोफोर्स के मुद्दे पर कांग्रेस से निकले और पूरा देश आंदोलित था उस समय, और सभी दलों का विलय हो गया, जनता दल का निर्माण हुआ, फिर मैं जनता दल का अध्यक्ष हो गया। तो आप जैसे राजनारायण जी के साथ भी आप रहें, और आप बहुत वॉच किए होंगे उनकी भी चीज़ें, तो उस समय क्या माहौल था जब जनता दल और जनता पार्टी बनने वाली थी, और जब सब लोग एक अलग दल बनाए जनता दल, तो उस समय क्या माहौल था? 70 के दशक के पूर्व जो था, वो राजनीति संक्रमित नहीं थी। राजनीति सेवा से जुड़ी थी, और विचारधारा, आदर्श, सिद्धांत ये राजनीति के आवश्यक और अनिवार्य अंग थे। वर्तमान में राजनीति संक्रमित है, और आदर्श सिद्धांत हैं तो, लेकिन ये केवल मंची आभूषण है। व्यक्तिगत जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं है। बीता हुआ, अगर आप 2014 के पहले की स्थिति देख लीजिए, तो 10 साल की जो मनमोहन सिंह की सत्ता थी, उसमें तमाम भ्रष्टाचार उजागर हुए, अन्ना आंदोलन हुआ, और फलतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 2010 के पूर्व मीडिया को पूरी स्वतंत्रता थी, और इस तरह की स्वतंत्रता थी कि उस दौर में स्टिंग ऑपरेशन हुआ करते थे, और उन स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए बहुत सारे घोटाले उजागर हुए। और वर्तमान सत्ता में मीडिया को वो स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा नहीं है कि घोटाले इस दौरान नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। नोटबंदी मैं मानता हूँ कि एक बड़ा घोटाला है, जीएसटी एक बड़ा घोटाला है, और अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, जिसका सारा पर्दाफाश स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो एक बड़े घोटाले हैं। मेरा अपना मानना है कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर बहुत सारे लोग चढ़े हैं, उन्होंने अपने अपने मुल्कों का झंडा गाड़ा है। मकान उस ऊंचाई पर किसी ने नहीं बनाया, तो मोदी जी भी उस ऊंचाई पर बहुत दिन स्थायी तौर पर नहीं रुके रहेंगे। जिस दिन वो उतरेंगे, उनके घोटालों का भी पर्दाफाश होगा, जनता के सामने सच आएगा। जब इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती थी, तो उस समय आप कितने उम्र के थे? मैं 17 वर्ष की अवस्था में छात्र जनता का अध्यक्ष हुआ था। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी। 83 में इंदिरा जी एक परंपरा यहाँ चलाती थी कि प्रतिवर्ष यहाँ पर एक जगह है फील्ड हॉस्टल, वहाँ पर वो एक विकास गोष्ठी करती थी।
और उसमें जिले के सारे सामान्य जनप्रतिनिधियों को, बीडीसी मेंबर को, प्रधान को आमंत्रित करती थी और 1 साल का लेखा जोखा देती थी कि ये हमने विकास कार्य किया है, और अगले वर्ष के लिए वो एजेंडा उन्हीं से मांगती थी। मतलब अकाउंटेबिलिटी थी। हाँ, उनकी एजेंडा उनसे मांगती थी कि आप क्या चाहते हैं। तो ऐसी ही एक विकास गोष्ठी 1983 में थी। हम भी नए नए राजनीति में आए थे, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग इंदिरा जी को काला झंडा दिखाएंगे, और हम लोग पहुँच गए। क्या कारण था काला झंडा दिखाने का? विरोध स्वरूप हम उनकी नीतियों का विरोध करते थे, तो हम काला झंडा दिखाने हम लोग 11 लोग पहुँचे वहाँ पर। सभी कम उम्र के लोग थे, और तब एसपीजी सुरक्षा नहीं होती थी। इंदिरा जी की फ्लीट आई, पुलिस ने उनको अपने घेरे में लिया। हम लोगों ने दूर से ही काले झंडे हवा में लहराए और उनका मुर्दाबाद किया। तो पुलिस ने लाठियों से हम लोगों को ढकेलने की कोशिश किया। संयोग से इंदिरा जी की नज़र पड़ गई और उन्होंने वहीं से पुलिस को रोका और आगे बढ़ करके आई, और हम सब लोगों के हाथ से उन्होंने काला झंडा ले लिया और ये कहा कि तुम लोग दिखाना चाहते थे, हमने ले लिया, तुम्हारा विरोध स्वीकार हो गया, अब तुम्हारा काम हो गया, अब चलो विकास गोष्ठी में बैठो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो वहाँ पर उठाओ, और वो विकास का मुद्दा जो है उसको एजेंडे में शामिल किया जाएगा और विकास किया जाएगा। और हम लोगों को ले गई। क्या बात हुई उस दिन? तो आज के दौर, उस दिन उस संगोष्ठी में क्या बात हुई? निश्चित रूप से हमने उसमें ये सवाल उठाया था कि रायबरेली में ये, और सच भी था कि तमाम चीज़ें उस समय आईटीआई यहाँ पर खुल चुकी थी, एनटीपीसी लाया जा चुका था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए थे। और एक डिग्री कॉलेज शहर में चलता था, और वो भी एक निजी प्रबंध तंत्र का स्कूल था। तकनीकी शिक्षा बिल्कुल नहीं थी, और हमने उस चीज़ का प्रस्ताव दिया और इंदिरा जी ने उस पर 6 महीने के अंदर अमल किया और फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक यहाँ पर खोली गई। आपातकाल के समय में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि उनकी, हम लोग जो पढ़ते हैं कि उनकी जो संसद की सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी, और उसके बाद आपातकाल लग गया, तो क्या उस समय की क्या मेमोरी? 1974 में जब राजनारायण जी यहाँ से चुनाव हारे, तो उसके बाद उन्होंने एक रिट इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया, जिस रिट को दायर किया था रमेश चंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट ने, और उसमें ये अभियोग लगाया था इंदिरा जी के ऊपर राजनारायण जी की तरफ से कि एक विशेष प्रकार का रासायनिक का प्रयोग जो है मतपत्र में किया गया, और उसने जो है निशान बदल दिए। इस आरोप पर, इस आधार पर राजनारायण जी वहाँ पर गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और जो मतदान पेटी थी, मतदानी वॉलेट पेपर जो था, बैलेट पेपर था, उस पे कुछ ऐसा था केमिकल यूज किया गया है कि निशान बदल गया। हाँ, मतलब तो ये राजनारायण जी का आरोप था। राजनारायण जी का क्या सिंबल था उस समय? उस समय बरगद हुआ करता था। जनता दल? नहीं, तब सोशलिस्ट पार्टी थी। अच्छा, सोशलिस्ट। हाँ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। बरगद निशान होता था। और इस मुकदमे में बाद में शांति भूषण जी जुड़े। जब शांति भूषण जी जुड़े तो उन्होंने बैठा करके, हमारे यहाँ ही ये मीटिंग हुई थी, और शांति भूषण जी ने कहा कि ये मुकदमा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं लड़ा जाएगा, ये मुकदमा पूरी गंभीरता से लड़ा जाएगा, और इसके लिए कोई अनर्गल बयान जो है समाज में नहीं दिया जाएगा, गंभीरता से हम लोग इसको लड़ेंगे। और ये उन्होंने उस पूरी थ्योरी को खारिज कर दिया, केमिकल के यूज़ वाला, और उन्होंने ये कहा कि हम इसको तथ्यों के आधार पर लड़ेंगे। और एक मतलब ये कहा गया कि वो केमिकल यूज हुआ था, ऐसे ही कह दिया गया वो था, मतलब कोई फैक्ट था नहीं। उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद तथ्यों के आधार पर लड़े। उस दौर में इंदिरा जी के ओएसडी हुआ करते थे यशपाल कपूर, और यशपाल कपूर साहब, ओएसडी को सरकारी पद था, लेकिन यशपाल कपूर जी यहाँ पर धोती कुर्ता खादी का पहन करके और भाषण भी देते थे, और उसको शांति भूषण जी ने आधार बनाया कि ये नियम विरुद्ध आचरण है। एक सरकारी कर्मचारी जो है वो किसी एक प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर सकता, और इसी मुद्दे को वो बहुत लंबी डिबेट में लेकर के गए, और उसके विटनेसेस उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। ठाकुर रामकुमार सिंह और एक पुराने सोशलिस्ट नेता थे दीनानाथ सेवक जी, वो उसमें गवाह थे, और अंतोगत्वा जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उसमें इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध कर दिया। इंदिरा गांधी का निर्वाचन जब अवैध हो गया, वो सांसद नहीं रह गई तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी, तो ऐसी स्थिति में अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल लागू किया। मतलब बस यही कारण था कि ओएसडी जो प्रचार कर रहे थे वही कारण? इसी मुद्दे पर केवल
इस चुनाव को अवैध किया गया। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि चुनाव में धांधली हुई थी, जो इंदिरा गांधी थी, वोटिंग काउंटिंग और वॉलेट वाला वो तमाम तरीके ये सारे आधार लिए गए थे, ये सारे आधार लिए गए थे, लेकिन शांति भूषण जी ने केवल एक मुद्दे पर डिबेट किया, जेरा किया, और उसी मुद्दे को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि इंदिरा गांधी जी के जो ओएसडी हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाँ, और उसी आधार पर उन्होंने फैसला भी दिया है। तो 25 जून को जब उस दौरान लगा आपातकाल, तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आपको कैसे पता चला कि आपातकाल लग गया? दरअसल क्या था कि उस दौर में काफ़ी समाजवादी लोग हमारे घर में रहा करते थे, और देर रात में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तब हमें नहीं पता चला, तब मैं सो रहा था, और सुबह ये पता चला कि ये सारे लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए हैं। जो सोशलिस्ट फोरम के लोग थे और जो संघ फोरम के लोग थे, दोनों लोगों की संयुक्त रूप से गिरफ्तारी हुई थी। सुबह हमें पता चला कि देश में आपातकाल लग गया है, और उस आपातकाल का भी जो इतनी दहशत का वातावरण था कि लंबे समय तक मुझे लगता है कि 15-20 दिनों तक तो कोई रिएक्शन ही नहीं रायबरेली में हुआ। पहला रिएक्शन जो हुआ, लालू यादव उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और पहला मूवमेंट उन्होंने शुरू किया पटना विश्वविद्यालय के अंदर इमरजेंसी के विरोध में। सुशील कुमार मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उस यूनियन में महामंत्री थे। इन लोगों ने संयुक्त रूप से ये आंदोलन चालू किया, और ये आंदोलन शायद उन लोगों ने भी कल्पना नहीं की होगी कि उनका आंदोलन यूनिवर्सिटी के बाहर जाएगा, लेकिन वो पहले पटना में फैला, फिर पूरे बिहार में फैला, उत्तर प्रदेश तक आया, बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया। तो फिर लालू यादव और उनकी यूनियन को ऐसा लगा कि उन लोगों का कद अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो इतने बड़े आंदोलन को लीड कर सकें। तो 23 सितंबर 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्डेड है। उसको 20 लाख लोगों ने एक साथ सुना था, और जयप्रकाश नारायण जी को उसमें लालू यादव ने निमंत्रित किया, और उनसे ये आग्रह किया कि आप युवाओं का नेतृत्व कीजिए। और उसके बाद जयप्रकाश जी उससे जुड़ गए, और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई, और उसी लड़ाई की देन है नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सारे लोग जो है उसी मूवमेंट से निकले, शरद यादव जी, और ये सब देश के बड़े नेता बने। इस संपूर्ण जो ये रेवोल्यूशन हुआ था, शायद ये देश के इतिहास का पहला रेवोल्यूशन था। इस आंदोलन का नाम भी दिया गया था संपूर्ण क्रांति आंदोलन। उस समय देश के राष्ट्र कवि दिनकर हुआ करते थे, और दिनकर ने उस 23 सितंबर 1974 को उसी मंच से एक कविता पढ़ी थी कि जयप्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है, उठो जवानों तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। और बाद में फिर दिनकर ने लिखा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और वही कविता का वो की ये जो लाइन थी, सिंहासन खाली करो, ये टैग लाइन बन गई कि जब 77 का चुनाव हुआ, तो पूरे देश में कोई भी मीटिंग होती थी तो मंच पर यही लाइन लिखी जाती थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब उस समय जैसे जब इमरजेंसी अनाउंस हुआ था, तो यहाँ पे गिरफ्तारियाँ पूरी हुई। हाँ, गिरफ्तारियाँ हुई। फिर ये इमरजेंसी करीब आपको क्या जब मतलब आपकी उम्र तो उस समय 17-18 आप बता रहे हैं, उस समय थी? नहीं, 77 में तो मैं शायद 7-8 साल का रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ये था कि उस उम्र से ही मैं नेताजी के साथ, राजनाथ जी के साथ रहता था, तो ये और बहुत सारी चीज़ें उनसे हमको सीखने को मिली। जैसे मैं आपको उनका एक आदर्श बताऊं कि जब वो 74 का चुनाव लड़ रहे थे, तो कोई संसाधन तो होते नहीं थे, इंदिरा जी के पास बड़े संसाधन होते थे, प्रधानमंत्री थी और गांधी परिवार से गांधी परिवार था, तमाम उनके मददगार थे। राजनारायण जी के यहाँ 2 जीपें रहती थी, तो एक से वो खुद चलते थे, और एक से उनके कार्यकर्ता, सब लोग, दोनों लोग अलग अलग, दोनों गाड़ियाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाती थी। तो होता क्या था कि जीप में आगे बैठना जो था वो एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। तो अक्सर कार्यकर्ताओं में इस बात की होड़ होती थी कि आगे नेताजी के साथ कौन बैठेगा। तो अक्सर इसको लेकर के विवाद हो जाते थे, लोग आपस में लड़ते थे। लेकिन नेताजी को नहीं पता चलता था। 2-3 दिन बाद नेताजी को पता चल गया, तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। और अगले दिन जब वो तैयार होकर के पता नहीं था कि हमारे साथ बैठने के लिए सब पीछे कुछ और कर रहे हैं। तो अगले दिन जब वो तैयार होकर के आए, तो वो जीप में खुद पीछे जाके बैठ गए, और उसके बाद वो पूरे चुनाव में पीछे ही बैठे। लो तुम ही लोग स्टेटस बनाओ। तो इस तरह के लोग थे। और ये आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि
इस ज़िले में ये जो लखनऊ में पीजीआई खुला है, इसको राजनारायण जी ने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर रायबरेली के लिए स्वीकृत किया था। लेकिन जब वो 80 में इंदिरा जी जीती और नाराज़ थी रायबरेली से, तो उन्होंने उसको लखनऊ में शिफ्ट कर दिया। मोदी कारपेट्स नाम की एक फैक्ट्री नेताजी यहाँ पर लेके आए थे, जो यहाँ पर स्थापित हुई, तमाम लोगों को उससे रोज़गार मिला। लेकिन नेताजी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने किसी पुत्र के लिए, अपने पुत्र के लिए उन्होंने कोई जगह राजनीति में नहीं बनाई। जाति सूचक, चूँकि लोहिया ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया था, तो राजनारायण जी लोग या चंद्रशेखर जी, ये लोग अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लिखते थे। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक प्रधान जो गांव का हो जाता है, उसकी भी हैसियत कुछ दिन के लिए बदल जाती है। लेकिन राजनारायण का अकेला लड़का आज भी नगर निगम इलाहाबाद में वो संविदा कर्मचारी है। जनता दल यू के दफ्तर में, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में राजनारायण का फ़ोटो टांगा जाता है, लेकिन इन बड़ी पार्टियों के बड़े नेता राजनारायण के परिवार का हाल लेने नहीं जाते हैं। हमको बेहतर तरीके से याद है कि मुलायम सिंह जी आते थे हमारे घर में नेताजी से मिलने के लिए। बेनी बाबू उनके साथ होते थे। बेनी बाबू थोड़ा देर तक सोते थे, तो अक्सर सुबह आने में देर हो जाती थी, इसलिए मुलायम सिंह जी रात में आ जाते थे। तो तो हमारे यहाँ जब वो आते थे रात में, तो बरामदे में अखबार बिछा करके सो जाते थे मुलायम सिंह। और इस चीज़ को ये हमको इसलिए नहीं पता है कि हमने उसे देखा है, ये नेताजी खुद हमको बताते थे। तो ये लोग उन संघर्षों से निकले हैं। और वहीं पर अगर उसके प्रतिपक्ष में अगर देखा जाए, तो आज के दौर में जो राजनीतिक पीढ़ी आ रही है, वो सुविधाओं से निकल के आ रही है। नेताजी के बाद अखिलेश यादव हैं, या जो वंशानुगत राजनारायण जी, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी के रिश्ते के बारे में आप मतलब क्या कहेंगे कि कैसे थे? नहीं, निश्चित रूप से नेताजी हमारे परिवार से बहुत अच्छे रिश्ते निभाते रहे। हमारी हर ज़रूरत पर वो हमारे साथ रहे। उनका पूरा सहयोग साथ हमारा मिला। हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने शायद ही कोई ऐसा हफ्ता रहा हो जब हमारी बहनों को फ़ोन ना किया हो, उनसे पूछा ना हो कि क्या हाल चाल है, कोई समस्या तो नहीं। जैसे वो उस तरफ कहीं जाते थे, हमारी बहनों के घर की तरफ, अगर वो जमशेदपुर में गए तो वो किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के बजाय हमारी बहनों के यहाँ ही रुकते थे। तो बड़े ईमानदार रिश्ते वो निभाते थे। आगे हम अखिलेश यादव पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जब आपातकाल के बाद रायबरेली ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। इंदिरा गांधी को हराने के पूर्व अगर हम आपको एक और घटना बताएं कि 74 में यहाँ पर एक रिफॉर्म्स क्लब है और प्राय राजनीतिक सभाएं वहीं हुआ करती थीं। तो जब वो इलेक्शन पिटीशन दायर कर दिया राजनारायण जी ने, उसके बाद एक सभा किया रिफॉर्म्स क्लब में, और उस सभा में उन्होंने ये शपथ लिया कि जब तक इंदिरा गांधी को मैं हरा नहीं दूंगा, तब तक दाढ़ी बाल नहीं बनवाऊंगा। राजनारायण जी ने ये शपथ लिया, और उसके बाद राजनारायण जी ने दाढ़ी बाल नहीं बनाए। और 77 में जब उन्होंने इंदिरा जी को परास्त कर दिया, तो और उसके बाद दिल्ली में वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए। शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद वो सीधे विंध्याचल गए। तो चूँकि एक इंदिरा जी उस समय पहली कैरेक्टर थी दुनिया की जो प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव हारी थी। बड़ी घटना थी विश्व के पैमाने पर। तो राजनारायण उस समय हीरो की इमेज रखते थे, तो वहाँ पर उनके लिए बढ़िया व्यवस्थाएं की गई। दिल्ली के किसी बड़े होटल का कोई बार्बर उनके लिए वहाँ बुलाया गया, उनके मुंडन के लिए विंध्याचल में। प्रेमचंद्र सिंह उस समय वहाँ पर एसपी हुआ करते थे। वो नेताजी के प्रोटोकॉल की ड्यूटी में थे। तो जब नेताजी पूजा वूजा करने के बाद ले जाया गया उनको मुंडन के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक सूटेड बूटेड अप टू डेट आदमी है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा साहब आपके लिए बार बार आया आपका मुंडन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर तो रायबरेली में हजामतुल्लाह ने हमारी दाढ़ी बनाई, अब मैं कुछ बदल गया हूँ क्या? मिनिस्टर बन गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए वही आदमी कीमती है, और हमारी सौगंध तभी पूरी होगी जब वो आदमी आकर के हमारे बाल बनाएगा। फिर नेताजी मंदिर में बैठे रहे, और रायबरेली के डीएम उस समय विनोद मल्होत्रा थे, वहाँ से उनको फ़ोन किया गया, और फिर नेताजी के उस सामान्य से बार्बर को जो यहाँ की सिविल लाइन पर एक गुमटी लगा करके बाल बनाता था, वो डीएम की गाड़ी पर बैठ करके गया, और 5-7 घंटे में जब वहाँ पहुँचा तो उसके बाद नेताजी ने मुंडन कराया और फिर रायबरेली आए।
जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो आपको याद होगा, तो उस दौरान नेताजी मिनिस्टर भी बने। तो जब जनता पार्टी, आपको क्या लगता है कि क्या कमी थी कि जनता पार्टी की सरकार मतलब उसके बाद चल नहीं पाई? जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर रही ही नहीं। जनता पार्टी एक तो दो विरोधाभासी ध्रुवों का समीकरण था, उनका संयोजन था। एक तरफ दक्षिणपंथी थे, भारतीय जनसंघ जो था, और दूसरी तरफ समाजवादी थे, जिनमें वैचारिक मतभेद थे। और वो जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण अगर स्वयं सत्ता में आने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया। मोदी जी, वो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बनाए गए, और मोरारजी देसाई जो थे वो गुजरात से थे और बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते थे, बहुत अच्छे समन्वयक भी नहीं थे वो। तो वो बहुत लोगों को गठजोड़ करके वो चल नहीं पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए। और शुरुआती दौर से और 28 महीने की जो सरकार चली, उसमें वो केवल एक ही इशू रहा कि कैसे इंदिरा गांधी और संजय गांधी को परेशान किया जाए, और केवल यही सब कुछ होता रहा। परिवार कल्याण कार्यक्रम पर ही संजय गांधी की 28 महीने बहस चलती रही। विकास का कोई सवाल हुआ नहीं, तो जनता में भी उसका खराब मैसेज गया, और रोज टूट-फूट होती थी। उसी दौर में एक बड़ा चर्चित कांड हुआ था। चरण सिंह सरकार के महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे, और चरण सिंह के एक करीबी व्यक्ति थे, वो भी जाट थे, और वो मेरठ के एक थाने के थानेदार थे, लेकिन चरण सिंह के बड़े करीबी थे। उन्होंने एक माया त्यागी नाम की महिला से बलात्कार कर दिया, और वो मामला सार्वजनिक हो गया। ये पता चल गया कि वो चरण सिंह के वो करीबी हैं। वो पूरा इलाका जानता था कि चरण सिंह के बड़े करीबी हैं। राजनारायण जी को ये घटना पता नहीं थी, तब वो दौर इस तरह का मोबाइल का था नहीं, बस वो उधर से गुजर रहे थे, और एक जगह पर उन्होंने कुछ भीड़ देखी और उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा दिया, और पता चला कि माया त्यागी नामक महिला के साथ बलात्कार हुआ है, और जिस दरोगा ने बलात्कार किया है वो चरण सिंह का बड़ा करीबी है। राजनारायण और चरण सिंह में बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन तत्काल मंत्री रहते हुए भी वो वहीं पर धरने पर बैठ गए, और उन्होंने कहा कि जब तक इस दरोगा को गिरफ्तार नहीं किया जाता और ये मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता, मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। और चरण सिंह ने उनसे टेलीफोन पर बातचीत किया, लेकिन उन्होंने हर तरह के आग्रह को ठुकरा दिया, और अंतोगत्वा वो मुकदमा दर्ज किया गया। और बाद में जब सरकार भी गिर गई तो राजनारायण जी ने उस मुकदमे को लड़ा। वो परिवार इस स्थिति का नहीं था। शांति भूषण जी जो राजनारायण के पिटीशन लड़े थे, वो बाद में कानून मंत्री भी हुए थे, और उन्हीं को राजनारायण जी ने एंगेज किया, और अंतोगत्वा कान सिंह भाटी नाम के उस दरोगा को फांसी हुई। और शायद मुझे लगता है कि वो फांसी की सज़ा जो थी वो राजनारायण जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी, क्योंकि वो राजनारायण जी की मौत के बाद ये सज़ा अनाउंस हुई थी और उसे फांसी थी। उसके लिए तमाम काम किए। तो अभी आप जैसे मुलायम सिंह यादव को भी आपने देखा, मुलायम सिंह यादव जी को भी देखा, उसके बाद फिर आपने अखिलेश यादव को भी अभी सत्ता में देखा। क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव की क्या चीज़ें अखिलेश यादव में नहीं हैं और क्या कमी पड़ जा रही है? देखिए, मुलायम सिंह संघर्ष की देन थे। अगर आज के दौर में मूल्यांकन किया जाए तो अगर आप 2014 के पूर्व की स्थिति से आज की स्थिति को कंपेयर करेंगे तो 2014 में सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह का संघर्ष किया था। सरकार में जो भी कमजोरियां थीं उन सारे मुद्दों पर उन्होंने मूवमेंट्स किए थे। लेकिन अगर आप इस 10 साल का मूल्यांकन करें, जिस 10 साल के नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, तो उसमें सड़कों पर कोई संघर्ष नहीं हुआ। मेरा एक लाइन में इस बात का मानना है कि लोकतंत्र में जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और देश के संसद के समय वही स्थिति है। किसी भी मुद्दे पर कोई लड़ाई 10 साल में नहीं लड़ी गई, केवल प्रेस विज्ञप्ति की राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव किसी भी मुद्दे पर सड़क पर नहीं आए। उनको सड़क का संघर्ष बिल्कुल आना चाहिए था जनता के सवालों। अगर वो सड़क पर आते तो जनता भी उन सवालों पर जुड़ती। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में इस तरह के हादसे नहीं हुए, इस तरह की समस्याएं नहीं थी, इसलिए कि चूँकि वो उन्हें राजनीति विरासत में मिली थी। ये भी एक सच्चाई है कि निश्चित रूप से चाहे वो मायावती हों, चाहे अखिलेश यादव हों, ये सभी लोग आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे इन पर पंजीकृत हैं, और ये सरकार की भी, केंद्रीय सत्ता की भी विफलता है
कि आप क्यों 10 साल से उन मुकदमों को पेंडिंग किए हुए हैं, उन पर फैसले क्यों नहीं हुए। ये एक सवालिया निशान केंद्रीय सरकार पर भी कोर्ट लगा था। कोर्ट का भी तो इसमें रोल होता है। नहीं, कोर्ट पर तो तब रोल होता है जब चार्जशीट फाइल हो जाए। जब चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई तो इन्वेस्टिगेशन ही रुकी हुई है। तो भाजपा वेट कर रही है कि जब आएगा समय तो करेंगे। निश्चित रूप से ये तो कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल क्या ये केवल ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है और एक इंटरनल समझौता भी मुझे लगता है कि अब सत्ताओं में हो जाता है कि तुम हमारी ढके रहो, हम तुम्हारी ढके रहें। आखिरी सवाल यही है कि वर्तमान की राजनीति और पिछली जो राजनीति आपने देखी, क्या अंतर पाते हैं और क्या नहीं होना चाहिए वर्तमान की राजनीति में? देखिए, वर्तमान की राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने एक लालू यादव का उदाहरण दिया, एक व्यक्ति के संकल्प ने देश के इतिहास को बदला। उस दौर में शायद लालू यादव को कोई जानता नहीं था, लेकिन आज के दौर में उस दौर का जो नौजवान था वो अपने भविष्य के लिए चिंतित था, क्योंकि उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन में पूरे देश के पैमाने पर सबसे बड़ी तादाद में नौजवान ही जुड़ा था और उसने बदलाव की भूमिका की लिख दिया था। लेकिन वर्तमान का जो नौजवान है वो दिग्भ्रमित है, दिशा भ्रमित है, वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है। आज भूख, गरीबी, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन इस देश का नौजवान उन सब मुद्दों पर मौन है। जिस दिन इस देश का नौजवान बोलने लग जाएगा उस दिन इस देश की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अभी रायबरेली के वर्तमान जो अभी 2024 का चुनाव है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 2024 में भाजपा का बड़ा दावा यहाँ हो सकता था। भाजपा ने इससे पूर्व के चुनावों को भी यहाँ पर चुनाव लड़ाया, लेकिन भाजपा का कोई ऐसा कृत्य नहीं रहा जिसकी वजह से रायबरेली की जनता उनका सहयोग करे। मनमोहन सिंह की सत्ता में रायबरेली में यहाँ पर एम्स स्थापित किया गया। ये रायबरेली का पहला एम्स, ये रायबरेली के लिए बड़ी उपलब्धि थी और बिल्डिंग बनने के साथ ही साथ बिल्डिंग पूरी तरह बन भी नहीं पाई थी, तभी उसको वेल इक्विप्ड कर दिया गया था। बहुत सारे मशीनें जो मेडिकल क्षेत्र की थी वो यहाँ पर लगा दी गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तमाम एम्स अभी बन रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मशीनें यहाँ से खुल करके गोरखपुर एम्स में लगा दी गई और रायबरेली में केवल 9 विशेषज्ञ एम्स का अपना, चूँकि वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है, उसका अपना एक स्टेटस है। लेकिन हम और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि यहाँ केवल ये क्या कहानी आपने बताई कि जैसे गोरखपुर एम्स में क्यों लगा दी गई यहाँ की मशीनें जो कांग्रेस की सत्ता के दौरान आई थी, उनको यहाँ से उठा करके, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र था, वहाँ पर उसको भेज दिया गया। अच्छा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स भी खुल गए हैं, वहाँ पर स्थायी डॉक्टर्स हैं। हमारे यहाँ संविदा के डॉक्टर्स से काम चलाया जा रहा है यहाँ पे रायबरेली एम्स में। और मतलब गोरखपुर एम्स को बेहतर बनाने के लिए रायबरेली एम्स को कमजोर किया गया। मेरी शिकायत जो उसमें ये है कि एक तो जब आप संविदा का डॉक्टर रखते हैं जिसको आप 70-72 हज़ार रुपये की तनख्वाह देते हैं, तो उसमें योग्यता नहीं आ रही है। एम्स का डॉक्टर जो है योग्य होना चाहिए, तो चिकित्सा के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो पीजी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 200 बच्चे जो पीजी के लिए यहाँ पर करने के लिए आए हैं, उनके भी तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो यहाँ पर एमएस कर रहे हैं, जो एमडी कर रहे हैं, जो डीएम कर रहे हैं, उनको एक कम योग्य व्यक्ति पढ़ा रहा है। तो अगर रिसर्च संस्था है तो उसमें बेहतर अध्यापक और होने चाहिए। तो इस दिशा में पिछले 10 वर्षों में किसी भी तरीके से कोई पहल नहीं हुई और जो हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे जिले के रहे हैं, उन्होंने भी कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। सत्ता नहीं है तो सवाल कहाँ से होगा? जो सत्ता के लोग हैं उन्होंने भी सवाल नहीं उठाया। जिन लोगों के पास आज प्रत्याशिता आ गई है वो भी इस मुद्दों पर मौन रहे हैं। तो मुझे यह लगता है कि अगर भाजपा संकल्पित होकर रायबरेली के लिए ईमानदारी से सोचती तो आज रायबरेली के लोग भी ईमानदारी से उनके लिए सोचते। तो रायबरेली के लोगों को अपना पूर्व का इतिहास देख करके ये लगता है कि हमको आईटीआई के जरिए, एनटीपीसी के जरिए, रेल कोच फैक्ट्री के जरिए रोजगार कांग्रेस ने दिया था, भाजपा ने तो कुछ दिया ही नहीं। तो भाजपा को नैतिक अधिकार नहीं मिल रहा है कि वो यहाँ के लोगों से कुछ अपेक्षा करे। रायबरेली से कनेक्ट नहीं हो पा रही, नहीं कनेक्ट हो पा रही। तो आपने चंदापुर के छोटे राजा जी को सुना और रायबरेली एक तरीके से महत्वपूर्ण सीट है, इस पे क्या रणनीतियां हैं, क्या चुनाव पर जनता क्या राय रखती है,
आपको संपन्न भारत पर सारी अपडेट्स देखने को मिलेगी। देखते रहिए संपन्न भारत। धन्यवाद।